नमस्कार। राजपाल एंड सन्स प्रकाशन के फेसबुक पेज पर मैं प्रभात रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं डाविड फोइंकिनोस डेविड फ्रेंच में डाविड फोइंकिनोस के उपन्यास नज़ाकत, जो इंग्लिश में डेलिकेसी के नाम से प्रकाशित हुआ था, के ऊपर बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। मुझे हमेशा मीरा जी ऐसी चुनौतियों में डाल देती हैं जिसके लिए बहुत तैयार होना पड़ता है। कारण ये है कि किसी किताब का आप अनुवाद करें और किसी किताब के बारे में आप 1 घंटे तक बोलें, ये दोनों दो चीज़ें होती हैं। उसके लिए बड़ी तैयारी चाहिए, और ख़ास करके ऐसी किताबें जो क्लासिक हों, जिन किताबों को पढ़ने की, जिन किताबों के बारे में लिखने की बनी बनाई परिपाटी हो। वैसी किताबों पर बोलना भी बहुत मुश्किल नहीं होता, और वैसी किताबों पर आप घंटों बोल सकते हैं, उन पर लिखना भी बहुत मुश्किल नहीं होता। लेकिन डाविड फोइंकिनोस का यह उपन्यास नज़ाकत बहुत अलग तरह का उपन्यास है। अलग तरह के का कहने से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हर फिल्मकार कहता है कि ये फिल्म मैंने ज़रा, हर निर्देशक कहता है कि ये फिल्म मैंने ज़रा हट के बनाई है, या हर लेखक को ये लगता है कि उसने बहुत अलग तरह की चीज़ लिखी है। एक ऐसी चीज़ लिखी है जो इससे पहले लिखा नहीं गया। तो ये बहुत समकालीन उपन्यास है। मैं इस उपन्यास पर आगे बात करने से पहले, ये देखिए नज़ाकत है, बहुत अच्छा खबर है। मैंने उस उपन्यास का अनुवाद किया। ये किताब प्रिंट के अलावा, मतलब प्रिंट संस्करण के अलावा, यह ई बुक संस्करण में किंडल पर भी उपलब्ध है। तो आप अगर चाहें, मेरी बात सुनकर न भी चाहें, हो सकता है मैं बोलने में उतना न बोल पाऊँ जितना पढ़ने में मैंने इस उपन्यास को पाया था, तो भी आप इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें, मेरा यह निजी आग्रह है। और कई सालों से मैं इस उपन्यास के अनुवाद के बाद, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी अनुवादक को ऐसी किताब अनुवाद करने के लिए मिल जाए जिस किताब को पढ़कर उसने, जो पढ़कर उसका मुरीद हुआ हो। डेविड फोइंकिनोस बहुत नए लेखक हैं। 1974 1974 में इनकी पैदाइश है। जाहिर है बहुत छोटी उम्र के लेखक हैं, लेकिन बहुत कम समय के लेखन में इन्होंने काफ़ी ख्याति अर्जित की है। खास करके 2009 में प्रकाशित डेलिकेसी, जो 7-8 सालों बाद, 2 साल पहले 3 साल पहले राजपाल एंड सन्स से हिंदी में प्रकाशित हुआ था, जिसका मैंने अनुवाद किया था। अनुवादों पे भी थोड़ा सा बोलने का मुझे अवसर मिला है, तो मैं बोलना भी चाहूँगा कि आमतौर पर हिंदी के प्रकाशक अनुवादों में अंग्रेजी से ऐसी किताबों का चयन करते हैं, या दूसरी भाषाओं से ऐसी किताबों का चयन करते हैं जो अंग्रेजी के माध्यम से लोकप्रिय हो चुकी होती है, जिसकी जनता में उस समय मांग होती है। उसके प्रकाशन से उनको अंग्रेजी का वही बाज़ार मिल जाता है। अंग्रेजी में चर्चा सुन के हिंदी का पाठक उसको हिंदी में पढ़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को वो किताब मिल जाती है, और इसके अलावा कोई प्रयोग नहीं करना चाहता। मुझे अच्छा लगा कि राजपाल एंड सन्स ने जब मुझे कहा कि डेलिकेसी का अनुवाद करेंगे, तो मैं बहुत चौंका था, क्योंकि इस किताब की कोई ऐसी भारत में अंग्रेजी के माध्यम से ऐसी चर्चा नहीं है। जाहिर है हम क्लासिक्स और उससे बहुत समकालीन पाश्चात्य, दूसरी फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी के समकालीन लेखन को लेकर हम उतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, या हमारी पत्र पत्रिकाओं में उतना प्रकाशित नहीं होता है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे इन सभी साहित्य को पढ़ते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं, मैं सबका नाम तो किसी का क्या लूँगा, लेकिन उन मित्रों के माध्यम से, मैं खुद भी उन मित्रों के माध्यम से बहुत सारी किताबें पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे बताते हैं कि फ़लाँ किताब पढ़नी चाहिए। कुछ बातें डेविड फोइंकिनोस की इस किताब पर करने से पहले मैं करना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि उस लेखक को, देखिए मैंने बहुत अनुवाद किए हैं, 30 से ज़्यादा किताबों के अनुवाद किए हैं। मैं बतौर अनुवादक भी, बतौर मॉडरेटर भी, बतौर लेखक भी, बतौर पत्रकार, मतलब मैं अंग्रेजी के कई लेखकों से मिला हूँ। कई लेखक अंग्रेजी के मेरे मित्र भी हैं जो बहुत बड़े लेखक नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखते हैं,
और उनका जो रवैया हमारे प्रति होता है, हिंदी के लेखकों के प्रति, वो कोई बहुत एक छोटे भाई जैसा ही रवैया होता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे, जब डेविड फ्रैंकिनोज भारत आए थे तो प्रणव जौहरी जी ने, मीरा जौहरी जी ने मुझे उनसे मिलवाया था, एक सत्र भी हम लोगों ने किया था, और इसके अलावा भी उनसे मेरी काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि फ्रेंच भाषा का ये लेखक बहुत साधारण, सहज आदमी मुझे लगा था। उस समय भी बहुत लोकप्रिय था उसके उपन्यास शार्लोट और द मिस्ट्री ऑफ हेनरी पिक, बहुत अच्छे उपन्यास हैं। और शार्लोट के बाद, शार्लोट एक ऐसा उपन्यास है जो ऑस्विज में, एक शार्लोट नाम की एक पेंटर की कहानी है। पेंटर थी, लेखिका थी, वो मतलब 26 साल की उम्र में उनको ऑस्विज में मार दिया गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो सब कुछ दर्ज किया था, उसको पुस्तकाकार उनके मरने के बाद उनके मित्र ने काफ़ी समय बाद प्रकाशित किया, और दुनिया ने उनको उसके बाद जाना कि ये कितनी बड़ी कलाकार थी। तो ये एक ट्रिब्यूट है उनके प्रति। उन्होंने, डेविड डेविड फ्रैंकिनोज ने एक उनको श्रद्धांजलि, उस कलाकार को अपनी श्रद्धांजलि इस किताब के, इस उपन्यास के माध्यम से दी, औपन्यासिक श्रद्धांजलि है उनके प्रति। उस समय भी वो बहुत चर्चा में थे, लेकिन काफ़ी बातें हुई और ऐसा कहीं मुझे लगा ही नहीं। तो तब मुझे एक बात और समझ में आई थी कि शायद अंग्रेजी लेख में लिखने वालों का रवैया, जो भारतीय अंग्रेजी में लिखते हैं, उनका रवैया शायद हिंदी वालों के प्रति वैसा होता होगा। लेकिन फ्रेंच भाषा ने भारत को कभी कॉलोनाइज नहीं किया है, तो कहीं बहुत सहज एक लेखक का जैसा लेखक के प्रति बर्ताव होना चाहिए। बल्कि बड़ी उदारता पूर्वक उन्होंने, हिंदू में उनका इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था, उसमें उन्होंने हिंदी अनुवाद की चर्चा भी की थी, हालांकि उन्हें हिंदी नहीं पता थी। उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्स मुझे हिंदी अनुवाद पे बहुत अच्छे मिलते हैं। खैर, ये बात जाने दीजिए, मैंने अभी शार्लोट की बात की, लेकिन जिनका, इनके जिस उपन्यास का मैं बहुत मुरीद हूँ, हाल में मैंने पढ़ा, जब मुझे ये लगा कि नज़ाकत पे मुझे लाइव करना है, पिछले 7-8 दिनों पहले मुझे मीरा जौहरी जी ने जब कहा, तो मैंने इनका एक उपन्यास पढ़ा, द मिस्ट्री ऑफ हेनरी पिक। ई बुक में मुझे ये किताब मिली, और यकीन मानिए बहुत, मतलब आपको मैं इस उपन्यास के बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको इस लेखक की शैली, इसके कथानक कथानक और कहने की शैली जो जो होती है, यही दो चीज़ें किसी लेखक को पाठक से जोड़ती हैं। बाकी विचार वगैरह, विचार भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विचार से वैचारिक लोग जुड़ते हैं, उस विचार को मानने वाले जुड़ते हैं। लेकिन बिना इसके भी बहुत मानवता के प्रति सहृदय विचार के साथ भी बहुत अच्छा लेखन किया जा सकता है और किया जाता रहा है। संदीप कुमार जी नमस्कार, मंजू शर्मा महापात्रा जी बहुत बहुत नमस्ते, आप आई। प्रमोद शाह जी नमस्ते, तारावती मीना जी नमस्ते, गीता पंडित जी नमस्ते, सुभाष जेड़िया जी नमस्ते, हरीश शर्मा जी नमस्ते, पल्लव जी नमस्ते। गीता दी, पढ़ के ऑर्डर कीजिएगा, बिना पढ़े मत कीजिए। चंदन चतुर्वेदी जी, हरीश शर्मा जी, विजय कुमार शुक्ला जी नमस्ते। चलिए, मैं द मिस्ट्री ऑफ हेनरी पिक की बात कर रहा था कि इसमें एक छोटे से शहर की कहानी है। मतलब एक छोटे से शहर में एक ऐसा पुस्तकालय है जहाँ उन किताबों का संग्रह है जिन किताबों को प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्टेड बुक्स का एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है उस छोटे से गांव में, शहर में, या कस्बा कह लीजिए। एक दिन वहाँ एक संपादक जाता है, उस पुस्तकालय में ढूंढते ढूंढते उसको एक किताब मिलती है, जो किताब है द लास्ट आवर्स ऑफ अ लव अफेयर। द लास्ट आवर्स ऑफ अ लव अफेयर, और इस पे लेखक का नाम नहीं होता है। लेकिन उसको, संपादक को किताब बहुत प्रभावित करती है, उसको लगता है ये तो बहुत अच्छी किताब है, यहाँ कैसे पढ़ी है, मैं इसको पेरिस ले जाता हूँ और इसको वहाँ से प्रकाशित करूँगा। अब पता, भाई उस पर लेखक का नाम नहीं था उस किताब पर। अब पता करना शुरू करता है कि भाई इसका लेखक कौन रहा होगा। पता चलता है कि एक पिज़्ज़ा बनाने वाला एक शेफ़ था जो पिज़्ज़ा बनाता था, उसने इस उपन्यास को लिखा था। जब ये बात सामने आती है तो बड़ा शोर मच जाता है उस शहर में कि भाई उस आदमी से तो ये संभावना ही नहीं थी, उसने ऐसा कुछ लिखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने एक ऐसा उपन्यास लिख दिया हो जो इतना अच्छा माना जा रहा है, एक बड़ा संपादक, एक बड़े प्रकाशन गृह का संपादक जिसको इतना अच्छा मान रहा है।
ऐसा कैसे लिख दिया होगा उसने। तो खैर बाद में एक पत्रकार आता है जो उसकी तहकीकात करता है कि ये इस किताब का लेखक कौन था और किसने इस किताब को यहाँ पे ला के रखा था। बहुत दिलचस्प तरीके से एक काल्पनिक दुनिया रचते हुए और पूरे किताबों के व्यापार और किताबों की दुनिया की बहुत ज़बरदस्त कहानी है द मिस्ट्री ऑफ हेनरी पिक। हिंदी में फ़िलहाल उनकी नज़ाकत है, लेकिन नज़ाकत उनका उपन्यास जो है ये अपने आप में बहुत अलग उपन्यास है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले ही मैंने कहा कि बहुत अलग है, बहुत हटके है। तो उसका कारण ये है कि ये उपन्यास, वैसे तो देखिए पहली नज़र का प्रेम क्या होता है, प्रेम में व्यक्तियों के, स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं, किस तरह से संबंधों को, प्रेम की उत्कटता क्या होती है, प्रेमी के जाने के बाद का विरह क्या होता है, जो सब मूल अवस्थाएं प्रेम की जितनी होती हैं, जितनी हम मानते हैं, जितना हमें अनुभव अगर जिन्हें हो, उनको जिनको अनुभव होता है, वो सब इसमें है। और एक बेहतरीन प्रेम उपन्यास है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से नहीं है। यह कुछ स्थापित, कुछ ऐसा कहने या कुछ वैसा करने की बात नहीं करता है। बहुत समकालीन कहानी है। समकालीन कहानी का मतलब होता है कि भाई जैसे प्रेम के पहले आकर्षण को लेकर बहुत लिखा गया है, दुनिया भर की भाषाओं में बहुत लिखा गया है। मैं उसके बारे में विस्तार से क्या बात करूं, लेकिन ये है कि मुझे कुछ याद आ रहा है। जैसे धर्मवीर भारती की दो कविताएं हैं, इस अध कचरे मन के पहले आकर्षण को कोई भी भूल नहीं सकता, कोई भी भूल नहीं सकता। फिर दूसरी कविता है कि सद कचरे मन के पहले आकर्षण को कोई भी याद नहीं रखता। दो तरह की मनस्थितियों का उन्होंने अपनी दो कविताओं में वर्णन किया है। या मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसप है, जिसमें प्रेम का एक उत्तर प्रेम की एक उत्तर कथा भी है कि बाद में जब जिन दो लोगों ने कभी एक दूसरे से प्रेम किया हो और उनका संबंध विच्छेद हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, उसके बाद में बहुत समय बाद में जब दोनों मिलते हैं तो उनके बीच में क्या होता है। उनका ये मानना था कि प्रेम वहीं ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कुछ वो जहाँ तक वो होता है, जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो फिर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उस प्रेम का कोई अंश नहीं बच जाता है। तो ये बहुत बुनियादी सवाल हैं कुछ प्रेम को लेकर, जिसको इस उपन्यास में, बहुत थोड़े से किरदार हैं इस उपन्यास की। नेटली नाम की एक लड़की है जो फ्रेंच है, और फ्रांसुआ है एक लड़का है, मार्कस है, चार्ल्स हैं, क्लोई है, और थोड़े बहुत परिवार के लोग, ऑफिस में काम करने, बहुत चार पांच किरदारों के माध्यम से एक बहुत बड़ी कहानी, एक दर्शन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्रेम के पूरे दर्शन को, समकालीन जीवन स्थितियां बहुत अलग हैं, पहले की तरह समय नहीं है। लोग टारगेट ऐसी नौकरियों में आ गए हैं, युवाओं के पास बहुत पैसा है, बहुत उनको रोजगार बहुत मिलने लगे हैं, उनको उनके पास साधन बहुत हो गए हैं, लेकिन जीवन स्थितियां बहुत बदल गई हैं, बहुत तेज हो गई हैं। उनको वो नहीं मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, वो नहीं मिलता है जिसके लिए वो तलाश में होते हैं, जो वो चाहते हैं। सच्चे प्यार की तलाश जो है इंसान की सबसे बड़ी चाह होती है। इस उपन्यास में ये पंक्ति आती है कि भाई एक आदमी की सबसे बड़ी कामना होती है कि उसे सच्चा प्यार मिल जाए। इस उपन्यास की शुरुआत, आगे बातचीत बढ़ाने से पहले मैं इसके कुछ छोटे छोटे अंशों का पाठ कर देता हूँ। ये छोटा सा वर्णन है, नेटली का वर्णन है, जिसके वर्णन से यह उपन्यास शुरू होता है और जिसकी एक तरह से खोने और पाने की यह पूरी कहानी है इस उपन्यास में। नेटली एक तरह से अपने आप में सिमटी रहने वाली लड़की थी। उसने अपनी किशोरावस्था बिना कोई सदमा उठाए पार कर ली थी, और इस दौरान उसने रास्ते में आने वाले पड़ावों का सम्मान भी किया था। 20 वर्ष की उम्र में उसने भविष्य की ओर उम्मीद से देखा। उसे हंसना, पढ़ना पसंद था। दोनों मन बहलाव प्रायः साथ साथ संभव नहीं हो पाते थे। दोनों मन बहलाव प्रायः साथ साथ संभव नहीं हो पाते थे, क्योंकि वह दुख भरी कहानियों को तरजीह देती थी। अब चूंकि साहित्य को लेकर उसका झुकाव उसकी रुचि के मुताबिक उतना ठोस नहीं था, इसलिए उसने अर्थशास्त्र पढ़ने का फैसला किया।
उसकी सपनीली चाल ढाल में इस या उस तरह की चीज़ों के लिए अधिक जगह नहीं थी। वह इस्टोनिया देश के सकल घरेलू उत्पाद के उतार चढ़ावों के बारे में पढ़ने में घंटों बिताती। जब वह वयस्क हुई तो कभी कभार मन ही मन वह अपने बचपन की यादों में चली जाती थी। खुशियों के प्रकरण अलग अलग कुछ प्रसंगों में सिमटे हुए थे, हमेशा एक जैसे। समुद्र तट पर दौड़ लगाना, हवाई जहाज में चढ़ना, पिता की बाहों में सोना, लेकिन कभी भी उसने ऐसा महसूस नहीं किया कि वह अतीत के उन पलों में लौट जाए। वह कुछ ऐसी बात थी जो नेटेली में दुर्लभ थी, नॉस्टैल्जिक नहीं थी ये। बहुत एक शैली होती है कि बहुत कॉमिकल अंदाज में, बहुत ट्रेजिडी की बात भी बहुत कॉमिकल अंदाज में, ट्रेजी कॉमिक शैली, इसको मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों के लिए कुछ आलोचकों ने लिखा है। ये गुंटर ग्रास, जर्मन नॉवेलिस्ट गुंटर ग्रास में ये शैली थी कि बहुत कॉमिकल ढंग से वो त्रासदी का ही वर्णन करते थे, खास करके टिंड्रम जैसे उपन्यास में। अब ये पहला प्यार जो है कैसे होता है, इसका एक अंश पढ़ देता हूँ, फिर मैं इस पर आगे बात करूँगा। ज़्यादातर जोड़ों को एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुनाना पसंद होता है। यह मान लेना कि उनके मिलने में कुछ खास है। एक घिसी पिटी परिपाटी में असंख्य जोड़े बने, सब एक जैसे। कुछ ऐसी बातें हुई जिनमें थोड़ा बहुत मज़ा आया। अंत में वे हर बात का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। नेटेली और फ्रांसुआ की मुलाकात एक सड़क पर हुई। ऐसा कम ही होता है कि कोई पुरुष किसी स्त्री के पास आए, उस स्त्री को हैरानी होती ही है। क्या वह यही करते हुए अपना वक्त बिताता है? कई बार पुरुष यह दावा भी करते हैं कि यह सब उनके लिए पहली दफा है। उनकी बात सुनकर अचानक युवतियां खास तरह के मोह से बिंध जाती हैं, जो उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि वे रस्मी तौर पर अपनाई गई शर्म से बाहर निकलें। स्त्रियां फौरन जवाब में कहती हैं कि उनके पास समय नहीं है। नेटेली इस नियम को नहीं तोड़ रही थी, यह मूर्खतापूर्ण था। उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, और उसे यह बात पसंद आई कि कोई उससे इस तरह संपर्क करे। तब तक किसी ने साहस नहीं किया था। कई बार उसने खुद से पूछा था, क्या मैं इतनी सुस्त, इतनी आलसी दिखाई देती हूँ? उसके एक दोस्त ने उससे कहा था, तुम्हारे लिए कोई नहीं ठहरता, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव रहता है जैसे गुजरा वक्त तुम्हारा पीछा कर रहा हो। जब कोई पुरुष किसी औरत के पास आता है जिसे वह जानता न हो, तो उम्मीद की जाती है कि वह उससे अच्छी अच्छी बातें करे। क्या कभी कोई ऐसा आत्महंता पुरुष हुआ है जिसने किसी महिला को रोक कर आगे बढ़कर कहा हो, आप इन जूतों को किस तरह पहन सकती हैं? इनमें आपकी उंगलियां ऐसी लग रही हैं जैसे रूसी फौज में सिपाहियों की ज़बरदस्ती भर्ती की गई हो। बड़े शर्म की बात है कि पैरों के मामले में आपका नज़रिया स्टालिन की तरह ही है। इस तरह की बात कौन करेगा? जाहिर है फ्रांसुआ तो बिल्कुल नहीं। उसने बुद्धिमानी दिखाते हुए एक वैकल्पिक तरीका अपनाया। उसने उस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश की जिसके बारे में ठीक से बताया नहीं जा सकता था, भ्रम। उसने उसे क्यों रोका? इसका कारण बहुत हद तक उसके चलने का ढंग था। उसे उसमें कुछ नया दिखाई दिया, कुछ कुछ बच्चों जैसा, जैसे घुटनों की हड्डी का असंगत संगीत होता है। वह एक तरह से हृदय स्पर्शी, स्वाभाविक ढंग से आई, गरिमापूर्ण ढंग की चाल, और उसने सोचा, यह बिल्कुल उस तरह की औरत है जिसके साथ मैं वीकेंड में जिनेवा जाना चाहूँ। इसलिए उसने खुद दोनों हाथों के मजबूती से तान लिया। दोनों हाथ, हालांकि उस समय उसने सोचा कि काश उसके चार हाथ होते, खासकर इसलिए क्योंकि असल में वह उसके लिए पहली बार था। वहीं और उसी वक्त सड़क किनारे पटरी पर वह मिल रहे थे। पूरी तरह से पारंपरिक शुरुआत, जिस तरह से अक्सर चीज़ें खत्म होती हैं, न कि शुरू होती हैं। पहले कुछ शब्दों को बोलते हुए वह हकलाने लगा, और फिर अचानक उसके मुंह से एकदम सही ढंग से शब्द निकलने लगे, कुछ हद तक करुणाजनक और मायूस करने वाले, फिर भी हृदय स्पर्शी ऊर्जा ने वश में कर लिया। यहाँ हमारे विरोधाभासों का जादू छिपा है। हालात इस हद तक असहज करने वाले थे कि उसने बड़ी कुशलता के साथ उनके ऊपर काबू पाया। 30 सेकंड खत्म होते होते वह उसके होठों पर
मुस्कान लाने में सफल रहा। उसने अजनबीपन में एक खराश पैदा की। वह कॉफ़ी पीने के लिए तैयार हो गई और फ्रांसुआ इस बात को समझ गया कि वह बिल्कुल जल्दी में नहीं थी। उसे यह बात बहुत आश्चर्यजनक लगी कि वह एक ऐसी औरत के साथ पल बिता पाने योग्य हुआ था जो उसकी नज़रों की दुनिया में अभी ही आई थी। उसे सड़क पर महिलाओं को देखना हमेशा अच्छा लगता था। उसे यह भी याद आया कि जब वह किशोर था तब वह उस तरह का रूमानी था जो अच्छे परिवारों की लड़कियों का उनके अपार्टमेंट के दरवाजे तक पीछा कर सकता था। जब वह सबवे में सफ़र करता था तो दूर से नज़र आए किसी यात्री के करीब जाने के लिए अपना डिब्बा भी बदल लेता था। वैसे शारीरिक इच्छा से वशीभूत होने का यह मतलब नहीं रह गया था कि वह पहले से कम रूमानी पुरुष हो गया था। इस बात में विश्वास करते हुए कि औरतों की दुनिया सिकुड़कर एक औरत के रूप में उसके सामने आ गई थी। ये फ्रांसुआ नेटेली और फ्रांसुआ इसके जो नायक नायिका हैं, इन दोनों की पहली मुलाकात का वर्णन है। बहुत सारे उपन्यासों के में पहली मुलाकात का वर्णन आता है। बहुत अजीब सा वर्ड, बहुत अजीब तरीके से दोनों मिलते हैं, संयोग से मिलते हैं। उपन्यास में आगे चलकर यह आता है कि दोनों अपने कस्बे में एक ही मोहल्ले में, बचपन दोनों का एक ही मोहल्ले में एक ही कस्बे में बीता। हो सकता है दोनों एक ही सड़क से रोज एक दूसरे के सामने से आमने सामने से गुजरते रहे हों, लेकिन दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब दोनों युवा हो चुके थे। वो मुलाकात पेरिस में हुई जहां दोनों का अपना घर नहीं था, जहां दोनों पढ़ाई या काम के सिलसिले में थे। तो संयोग की भूमिका कितनी बड़ी होती है प्रेम में। बहुत जीवन में खास करके हम सब ये देखते हैं कि हम बहुत जोर लगा लें, हम बहुत कोशिश कर लें, हम बहुत चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जैसा हम चाहें वैसा बना लें, अपने रिश्तों को जैसा हम चाहें वैसा बना लें, लेकिन संयोग से कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। ये इस उपन्यास की शुरुआत से ही एक बात ये समझ में आने लगती है। यह उपन्यास कुछ अलग। मदन शुक्ला जी नमस्कार, रचना भोला यामिनी जी नमस्कार, संतोष मिश्रा जी प्रणाम, गीता दी ठीक है, अनुवाद अच्छा है तो आप इस किताब को खरीदिए और इस पर लिखिए। इस किताब के में इतने अच्छे अच्छे प्रेम को लेके कोटेबल कोट्स हैं, उनको उद्धृत कीजिए। मैंने आज फेसबुक पे एक उदाहरण लगाया था, मैं अक्सर लगाता रहता हूँ। रश्मि बहुत बहुत धन्यवाद कि अनुवाद अच्छा लगा। नरेश अग्रवाल जी नमस्कार, रिभा तिवारी जी नमस्कार, शिखा गर्ग जी नमस्ते, भीम सिंह जी नमस्ते, प्रेमलता डोगरा जी नमस्ते, त्रिलोकनाथ पांडे सर नमस्ते, अशोक शुक्ला जी नमस्ते, सुधा झा जी नमस्ते, भीम सिंह जी नमस्ते, अशोक शुक्ला जी नमस्ते। अब नमस्ते नमस्ते के बाद पहला प्यार, इन दोनों में प्यार होता है और कुछ ही मुलाकातों में दोनों शादी का निर्णय करते हैं। फिनांस के सेक्टर में, फ्रांसुआ फिनांस के सेक्टर में काम करता है और हमने शुरू में ही नेटेली की पढ़ाई का वर्णन किया था कि इकोनॉमिक्स पढ़ने लगी थी, तो ये मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने लगती है। लेकिन एक शौक है, एक आदत है, दोनों में आदत है, दोनों बहुत एक जैसी आदतें, कहा जाता है कि मिलती हैं तो प्रेम होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो भी, इनके बीच में संयोग से आदतें एक जैसी नहीं थी। दोनों में दोनों एक दूसरे का बहुत प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे। एक दूसरे के साथ समय बिताना, बातें करना दोनों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन नेटली को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह किताब उपन्यास पढ़ती रहती थी, फ्रेंच से लेके मतलब दुनिया भर का साहित्य बहुत पढ़ती थी। यात्राओं में, ट्रेन में जाने में, ट्यूब में यात्रा करनी पड़ती है, भारत में भी मेट्रो में लोग चलते हैं तो किताबें पढ़ते हुए चलते हैं। वो इस तरह से किताबें पढ़ती थी और उसको संडे के दिन जब छुट्टी होती थी तो बिस्तर पर लेट कर किताब पढ़ना बहुत पसंद था। और
फ्रांसुआ को संडे के दिन वो फिटनेस फ्रीक था, जिसको कहते हैं हम लोग आजकल की फिटनेस को लेके, आजकल के युवाओं में वैसे भी फिटनेस को लेके बहुत चेतना बढ़ी है कि हमें फिट रहना चाहिए। लोग जिम में बहुत जाने लगे हैं अचानक से पिछले कुछ सालों में। अच्छी चीज़ है स्वास्थ्य को लेकर चेतना, हालांकि आजकल कोरोना के काल में सारे जिम बंद हैं, तो हमें ऐसे भी टहलना चाहिए, मतलब वॉकिंग करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी बढ़िया खुले में दौड़ लगाना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। दोनों की शादी होती है, शादी में का जिस तरह से वर्णन है, चर्च में होती है शादी, वो जिस तरह से परिवार के लोग जुटते हैं, तो बहुत कुछ अपने भारत में या हमारे उत्तर भारत में जिस तरह से शादियां होती हैं, सारे रिश्तेदार दोस्त जुटते हैं, सब मिलकर भोज करते हैं और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर विदा हो जाते हैं, उसी तरह से शादी होती है। और 7 साल तक दोनों इसी तरह से रहते हैं, दोनों के को बच्चे नहीं होते हैं। हालांकि उपन्यास में आता है कि भाई जो लोग जितने लोग शादी में आए थे उनमें से जो भी जब भी 2-3 साल बाद जब मिलते तो सब याद दिलाते थे कि अब बच्चे हो जाने चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं, बच्चे हो जाए। जैसे हमारे यहाँ शादियों के बाद याद दिलाया जाता है, परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें याद दिलाते रहते हैं कि बच्चे हो जाने चाहिए तो लेकिन 7 साल बाद एक संयोग है, बहुत सुखद है। जैसा आदर्श जीवन नेटेली चाहती थी, जैसा पति वो चाहती थी, जैसा पुरुष वो चाहती थी, वैसा पुरुष उसको फ्रांसुआ में दिखता था, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और फ्रांसुआ भी जैसी स्त्री चाहता था। उपन्यास में तो ऐसा आया है कि भाई उसको नेटली को पुरुषों का के बारे में उस तरह का अनुभव नहीं था, वो पहले किसी पुरुष से उस तरह से शायद आकर्षित नहीं हुई थी 20 साल की उम्र होने के बावजूद। लेकिन फ्रांसुआ के बारे में तो आया है कि वो संभ्रांत घरों की लड़कियां, बड़े घरों की लड़कियों का पीछा करता था, जो आमतौर पे किशोर उम्र के लड़कों में होता है, सामान्य होता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी ऐसा करते हों, लेकिन सामान्य ऐसा होना कोई असामान्य नहीं माना जाता है। तो वो सब उसमें आदतें होती हैं। लेकिन नेटली और फ्रांसुआ जब मिल जाते हैं तो फिर इनको लगता है कि जीवन में जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। एक अच्छी अच्छी नौकरी है दोनों के पास, साथ बिताने के लिए वीकेंड है जहाँ वो उनको लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं कि हमें वीकेंड में जब लॉन्ग वीकेंड मिलेगा, हमें वीकेंड में हम कहाँ छुट्टियों पे जाएंगे, जेनेवा जाएंगे। वो सोचता भी, एक जगह वो कहता भी है कि भाई ये जब उसको पसंद आती है नेटली, तो मन ही मन फ्रांसुआ सोचता है कि ये वैसी लड़की है जिसके साथ मैं वीकेंड मनाने जेनेवा जाना चाहूँगा। तो योजनाएं बन रही हैं और बहुत अच्छा इनका जीवन चल रहा होता है कि अचानक एक दिन संडे के दिन ये कोई किताब पढ़ रही होती है, जिसके बारे में फ्रांसुआ पूछता है कि भाई कौन सी किताब पढ़ रही हो, तो ये कहती है कि एक ऐसे रूसी लेखक की किताब है जिसको रूस में जिसको टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेवस्की से कम पढ़ा गया है, और वो किताब पढ़ रही होती है। और संडे का दिन होता है तो जाहिर है, मैंने पहले बताया कि फ्रांसुआ को संडे के दिन जॉगिंग करना बहुत पसंद था, मतलब उसका शौक था, वो घंटों उस दिन जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है। और कान में, जैसा कि हम लोग भी देखते हैं कि कान में हेडफोन, ईयर प्लग लगाकर लोग सड़कों पे लोग जॉगिंग करते रहते हैं, सड़कों पे चलते रहते हैं। बहुत आए दिन हम अपने देश में भी इस तरह की घटनाएं बहुत देखते हैं, बहुत सारी खबरें पढ़ते हैं। आजकल तो नहीं पढ़ रहे हैं आजकल इस तरह की खबरें, लेकिन जब सारे यातायात के सारे साधन जब चल रहे होते हैं तो अक्सर हम पढ़ते हैं कि ट्रेन के नीचे कोई आदमी, कोई लड़का, कोई लड़की आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो कान में ईयर प्लग लगा के गाने सुन दिया, कुछ भी सुनते हुए सड़क पार कर रहा था या ट्रेन की पटरी पार कर रहा था और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वो उसके नीचे आ गया। इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत सामान्य हैं, मतलब बहुत बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं, दुनिया भर में होती हैं। इस उपन्यास को पढ़ के मुझे यही चीज़ समझ में आया कि ऐसी दुर्घटनाएं दुनिया भर में होती हैं। फ्रांस के में पेरिस जैसे शहर में, जो मतलब दुनिया का बहुत बड़ा शहर, बहुत सभ्य, बहुत पढ़ा लिखा शहर, ऐसा शहर माना जाता है, उस शहर में कान में ईयर प्लग लगा कर वो
फ्रांसुआ जॉगिंग करने के लिए निकलता है और सड़क पे उसे एक गाड़ी के नीचे वो आज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे जाहिर है रोड पार करते समय उसे गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, और संडे का दिन था, कम गाड़ियाँ चल रही थी, थोड़ा लापरवाह भी रहा होगा, तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती और अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ कुछ दिनों बाद उसका देहांत हो जाता है। और सारा फ्रांसुआ के ख़त्म होते ही नेटेली का जो एक सारा सपना जो है जैसे एक तरह से चकना, उसने जीवन में कुछ और सोचा ही नहीं था, उसने जीवन में इतना सोचा ही नहीं था। एक पति है जिसके जिसके साथ उसे खुश जीवन में, अंततः हम सब क्या चाहते हैं कि हम खुश रहें। खुशी हमें चाहे जिस तरह से मिले, जब हमें वो खुशी मिल जाती है तो हम बहुत निश्चिंत हो जाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि जीवन में हो सकता है ये सब ऐसे का ऐसा न रह पाए। हम सब बहुत सहज सरल ढंग से जीवन में आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक कोरोना वायरस का प्रसार हुआ और पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठहर गया है और आगे पता नहीं कितने दिनों तक ठहरा रहेगा। ये संयोग होता है जिसके बारे में कोई पहले से कोई पूर्वानुमान नहीं होता है। कोई न किसी वैज्ञानिक ने, न किसी ज्योतिषी ने इसकी पूर्व घोषणा की होगी, न लोग पहले से तैयार होते हैं, न पहले से सचेत होते हैं, लेकिन अचानक एक ऐसा वायरस आता है जो पूरी दुनिया की आबादी के जीवन शैली को, सोच के ढंग को, उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है, उनको बदलना शुरू कर रहा है और एक तरह से जीवन की निस्सारता को हमें दिखा रहा है। तो ये इसी तरह के संयोग है कि अचानक फ्रांसुआ का देहांत हो जाता है और वो उस घर में अकेली रह जाती है। उसको लोग कहते हैं कि भाई माँ पिता कहते हैं कि हमारे घर आ जाओ, फ्रांसुआ के माँ पिता, लेकिन वो कहीं नहीं जाती, वो अकेले रहती है। और अपने दफ्तर से भी, उसका जो बॉस है चार्ल्स नाम है उसका, स्वीडिश कंपनी में वो काम करती है और स्वीडन का आदमी है वो। कुछ इसमें स्वीडन और फ्रांस के बीच के व्यक्तियों में कैसे अंतर होता है, इन सब चीज़ों को लेकर, स्विट्ज़रलैंड के लोग कैसे अपने आप में बहुत सिमटे हुए, तो यूरोप के अलग अलग कुछ देशों के व्यक्तियों की विशेषताओं को भी इसमें बताया गया है सूक्ष्म व्यंग्य भाव से, जिसे मैं बहुत नहीं इसलिए पकड़ सकता हूँ क्योंकि मैं फ्रांस और स्वीडन को बस इतिहास की किताबों से जानता हूँ, और मुझे इतना गहराई से तो वही जान सकता है जो इन देशों में रहा हो, जो इन देशों को बहुत करीब से जानता हो। तो जाहिर है फ्रेंच राइटर हैं। तो स्वीडिश कंपनी है, चार्ल्स उसका बॉस है। संवेदना प्रकट करने रोज 3 महीने उसने छुट्टी, इसके इसके शोक काल को वो पूरी तरह से पूरे सम्मान के साथ बीतने देता है। ये एक टीम लीडर होती है अपने कंपनी में, इसके अंदर में नेटली के अंडर 6 लोग काम करते हैं इसकी अपनी टीम में, और टीम लीडर होती है, लेकिन इसको शोक मनाने का पूरा अवसर देता है, पूरी छुट्टी देता है और 3 महीने तक 3 महीने तक ये पूरी छुट्टी देता है। और 3 महीने बाद जब यह दफ्तर ज्वाइन करती है तो चार्ल्स को ऐसा लगता है कि वो अब शायद उस शोक से उबर चुकी है और उसको जीवन के अकेलेपन का एहसास हो रहा होगा, तो वह उसके सामने जाकर पेशकश करता है। चार्ल्स की एक आदत है इस उपन्यास में, बहुत मतलब किरदारों को देखिए, उपन्यास की जो विधा है ये सिर्फ कहानी कहने की विधा नहीं है। उपन्यास के माध्यम से हम पूरा शहर, पूरा समाज, पूरा देश देख सकते हैं, बहुत सारे किरदार हो सकते हैं और अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उन किरदारों के माध्यम से उस समाज को हम समझते हैं, उस समाज की विशेषताओं को हम समझते हैं। अगर किसी को स्वीडिश कहा गया है तो स्वीडन के आदमी की क्या विशेषताएं होंगी, या किसी को अगर फ्रेंच कहा गया है तो उसकी क्या विशेषता होगी, किसी को ब्रिटिश कहा गया है, ये विशेषताएं बताना भी लेखक का काम होता है। मनोहर श्याम जोशी मुझे कहा करते थे कि भाई देखो, अमृतलाल नागर को पढ़ के सिर्फ भाषा ही नहीं सीख, भाषा के मामले में सबसे बड़े लेखक अमृतलाल नागर को मानते थे, जिनको अपना गुरु भी मानते थे। तो उन्होंने कहा था कि उनके उपन्यासों को पढ़कर सिर्फ भाषा ही नहीं सीखी जा सकती है, बल्कि
कानपुर के दो अलग अलग मोहल्लों में लोग किस तरह से भाषा, अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, या कानपुर के चौक इलाके में और कानपुर के दूसरे इलाकों की भाषा कैसे अलग है, इसको भी उनको पढ़ते हुए समझा जा सकता है। ये बारीकी होती है उपन्यासकार में। इस तरह के गुण, भाषा को, किरदारों को समझने का गुण जितना अ, अधिक होता है, जितना बड़ा गुणग्राहक होता है, उतना अधिक वह अपने उपन्यास को जीवंत बना सकता है, अपने उपन्यास के किरदारों को जीवंत बना सकता है। तो चार्ल्स की एक विशेषता थी कि वो हर दिन जब दफ्तर आता था तो डिक्शनरी उठा के किसी एक शब्द की परिभाषा उस दिन ज़रूर पढ़ता था। तो जब ये ज्वाइन करती है और उसके दफ्तर में जाती है बताने कि सर मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो वो कहता है कि भाई देखो, मैं आज जो परिभाषा, जो शब्द मैंने पढ़ा, तुम आई और उस समय में जो शब्द पढ़ रहा था, वो शब्द था डेलिकेसी। मैं डेलिकेसी शब्द के अर्थ को समझ रहा था और उसी समय तुम आई। बहुत डेलिकेट हो, मतलब ये कहना चाह रहा था, बहुत सीधे सीधे नहीं कहते, एक तरह से वो प्रपोज करता है और उसको बाद में भी प्रपोज करता है, उसको अपने साथ डिनर पे ले जाता है, उसको बुरी तरह उसके प्रेम में, वो उससे प्रभावित है, उसके प्रेम में पड़ जाता है, उसको डिनर पे ले जाता है और उसको प्रपोज करता है। तो वो कहता है कि, वो कहती है नेटली कि देखो, देखिए आप तो शादीशुदा हैं, आप तो शादीशुदा हैं। तो उसको जैसे याद आता है, एक बड़ी बड़ी फिनांस कंपनी का जो हेड होता है, वो किस तरह से अपने जीवन को भूल चुका होता है, जो सामने जो दिखाई दे रही होती है दुनिया। आप ये सोचिए कि जो लोग लगातार 20-20 घंटे दफ्तरों में काम करते हैं, यात्राओं में रहते हैं, उनके लिए परिवार का क्या वही महत्व होता है, या परिवार की वही धारणा हो सकती है जो ऐसे लोगों के प्रति के अंदर होती है, जो सुबह से शाम दफ्तर जाते हैं, शाम में आके पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं और वीकेंड में उनके साथ मॉल घूमते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, सिनेमा देखते हैं। क्या इस भागम भाग में जो आदमी जितना अधिक भाग दौड़ कर रहा है, जो फिल्म अभिनेता साल के 11 महीने आउटडोर लोकेशन पे शूटिंग में रहता है, वो उसके लिए परिवार का क्या वही मतलब हो सकता है। तो इसको बहुत बढ़िया से लेखक ने इस चीज़ को उठाया कि चार्ल्स को जैसे याद आता है, कहता है कि भाई मेरी पत्नी से मेरा संबंध बहुत दिनों से है नहीं, तो कहती है कि तुम उसको छोड़ दो, फिर आप उसको छोड़ दीजिए। तो कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये कहता है नहीं, मेरे लिए मत छोड़िए, ये कहती है नेटली, आप अपने लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ नहीं रह सकते, उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए। और ये बहुत स्पष्ट रूप से उसको कहती है कि देखिए, मैं आपका सम्मान करती हूँ और सब कुछ है, लेकिन आप, मैं ऐसा तो, अव्वल बात तो ये है कि मैं ये सोच ही नहीं रही हूँ कि किसी पुरुष के साथ मुझे संबंध में जाना चाहिए। मेरे अंदर फ्रांसुआ के जाने का शौक इतना गहरा है कि मैं उस शौक से उबर नहीं पा रही हूँ, और उबरने के बाद भी आप वह पुरुष तो कम से कम नहीं होंगे जिसके साथ मैं किसी रिश्ते में जाना चाहूँगी। इसलिए इस बात को मैं स्पष्ट रूप से अभी कह देती हूँ अपने बॉस को, स्पष्ट स्पष्ट रूप से वो ना कहती। उस रात चार्ल्स जाता है और अपनी पत्नी को साथ बहुत प्यार करता है, और उसे शायद इसके ठुकराए जाने के बाद उसे अपने पत्नी का प्यार याद आ जाता है। बहुत बढ़िया उपन्यास है। इस स्थिति को सब स्वीकार कर लेते हैं। अब इस उपन्यास में जो असली, जो इसका संदेश है या जो कथानक है, वो कथानक ये है कि इस उपन्यास में मार्कस नाम का एक किरदार आता है। किरदार पहले से था। नमस्ते सुधा जी, मुदित शाह जी नमस्कार, गरिमा जी नमस्ते, रिभा तिवारी नमस्ते। जी गरिमा जी, ज़रूर पढ़िएगा इस किताब को। खेमकरण सोनम जी, संतोष मिश्रा जी, पुरुषोत्तम पंचोली जी नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें फिर एक मार्कस नाम का एक किरदार आ जाता है। मार्कस कौन होता है? जो जिन छः लोग, जो छः लोग नेटली के अंडर मार्केटिंग, मान लीजिए अपने मार्केटिंग हेड रही होगी, तो इसके 6 कर्मचारी इसके नीचे काम करते थे।
उनमें एक क्लोई नाम की लड़की थी जिसके साथ वो नाटक, शाम को नाटक देखने जाती थी। देखिए मतलब एक, आप दूसरी संस्कृति के उपन्यास या किसी लंबी कहानी को पढ़ते हैं, खास करके उपन्यासों को पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ की संस्कृति भी बहुत कुछ समझ में आती है। जैसे यहाँ दफ्तर के बाद मार्केटिंग का काम करने वाला आदमी या फिनांस कंपनी का हेड करने वाला आदमी भी उसके बाद भाग के घर, तो मतलब घर जाता है कपड़े वपड़े बदल के, लेकिन शाम में वो ओपेरा देखने जाते हैं, नाटक देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं। मतलब एक शाम का जीवन एक होता है जिसको वो लोग, ये वहाँ की संस्कृति में, हमारे यहाँ शाम को घर भागना ही सबसे बड़ी चिंता होती है और घंटों घंटों हम जाम में फंसे रहते हैं, और घर घर जो है हमारे यहाँ बहुत केंद्र में है, लेकिन उनकी उनका जीवन बहुत हर चीज़ में होता है। सबसे ज़्यादा कि सब लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं, उपन्यास भी पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, और सब आपस में चल, सारे किरदारों में ये शौक है किसी न किसी रूप में। तो मार्कस भी है। मार्कस उस पूरी टीम में सबसे ज़्यादा साधारण आदमी है, बल्कि बदसूरत भी उसको उपन्यास में कई जगह कहा गया, दूसरे किरदारों ने उसको बदसूरत कहा है कि भाई इतना बदसूरत। और नेटली बहुत सुंदर थी सब चीज़ों के बावजूद, मन की तो सुंदर थी ही, बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत अच्छी थी। लेकिन ये मार्कस उसके जीवन में आता है, वो बड़ा विचित्र है। मतलब फिर एक, मैंने उपन्यास के इस पे चर्चा के शुरू में इसके आरंभिक अंश का पाठ किया था जिसमें पहली मुलाकात का वर्णन था, और अब जो मैं अंश पढ़कर सुनाऊंगा वो मार्कस के साथ उसके, मतलब पहली मुलाकात नहीं, लेकिन जो एक नए संबंध की दिशा में दोनों जो बढ़ जाते हैं कई साल, 3 साल तो जब शोक से उभरने के बाद ये सारी घटनाएं जब घटित होती हैं, 3 साल उसको और हो चुके होते, माँ फ्रांसुआ के मरे हुए 3 साल हो चुके होते हैं, और तब तक उसने पुरुषों के प्रस्ताव ठुकराए, रिश्तेदारों के आग्रह को मना किया, और लेकिन प्रेम को तो जहाँ होना होता है वहीं होता है। तो मार्कस आ जाता है। मैं उस अंश को एक बार फिर से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो मार्कस और, ये मैं इसके बारे में कुछ बोल कर नहीं, ये पढ़ के सुनाता हूँ। ये बॉस, नेटेली उसकी बॉस है, और वो उसको रिपोर्ट करने आया है दफ्तर में। एक छोटा सा अंश है। किसी ने दरवाजा खटखटाया, हल्के से 2 बार, अधिक नहीं। नेटेली ने ध्यान दिया, मानो पिछले कुछ पलों में उसे यह लगने लगा था कि वह इस दुनिया में अकेली रह सकती थी। उसने कहा, अंदर आ जाओ। और मार्कस अंदर आया। वह स्वीडन के शहर उपसला का रहने वाला उसका सहकर्मी था, जहाँ अधिक लोगों की रुचि नहीं थी। यहाँ तक कि उपसला के वासी भी शर्मिंदा रहते थे। एक छोटा शहर होगा कोई स्वीडन का, छोटा सा उपसला के वासी भी उस शर्मिंदा रहते। शहर का नाम किसी माफी की तरह लगता था। दुनिया में आत्महत्या की दर सबसे अधिक स्वीडन में है। आत्महत्या का एक विकल्प था फ्रांस में चले जाना, जिसके बारे में मार्कस ने ज़रूर सोचा होगा। देखने में वह कुछ अच्छा नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुरूप था। कपड़े पहनने का उसका तरीका अजीब था। आप यह कह सकते थे कि उसने कपड़े अपने दादाजी से लिए थे, एमोस की दुकान से या सस्ते कपड़ों की दुकान से। इन सब से जो व्यक्तित्व बनता था वह बहुत सुसंगत नहीं था। मैं आपसे फाइल नंबर 114 के बारे में बात करने आया था, उसने नेटली से कहा। देखने में वो अजीब लग रहा था। क्या उसे इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें भी करनी चाहिए थी? नेटली की उस दिन काम करने की कोई इच्छा नहीं थी। बहुत लंबे समय तक काम करने के बाद यह पहली बार हुआ था। वह कुछ कुछ उदास महसूस कर रही थी। उपसला में छुट्टी मनाने जाने के लिए एक तरह से तैयार थी। वह मार्कस की तरफ घूरे जा रही थी, जो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। वह उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। उसके लिए वह एक ऐसी स्त्री की तरह थी जो पहुंच से बाहर होती है। उसको लेकर मन ही मन वह उस तरह का भाव रखता था जो लोग अपने से ऊंची स्थिति में काम करने वालों के लिए विकसित कर लेते हैं। इसलिए उसने यह फैसला किया कि वह उसकी तरफ बढ़ेगी, बहुत धीरे धीरे। जब तक वह आप तक पहुंचती तब तक आपके पास उपन्यास तक पढ़ डालने का समय होता।
ऐसा लगता था कि वह यह नहीं चाहती थी कि कोई उसे रोके, इस हद तक कि उन दोनों की नाक आपस में टकरा जाए। उस स्वीडिश नागरिक ने तो सांस लेना ही बंद कर दिया था। वह चाहती क्या थी? वो उसके बहुत करीब जा रही। उसके पास इतना समय नहीं था कि दिमाग में इस सवाल पर देर तक सोचे, क्योंकि वह उसे चूमने लगी थी। वह लंबा गहरा चुंबन था। अचानक उसने अपने आप को वापस खींच लिया। हम लोग हम लोग 114 फाइल नंबर 114 को बाद में देखेंगे। उसने दरवाज़ा खोला और मार्कस को बाहर जाने के लिए कहा। जो उसने मुश्किल से किया, वह तो जैसे चांद पर पहुंचे आर्मस्ट्रांग की तरह हो गया था। उसके लिए वह चुंबन इंसान की एक बहुत बड़ी छलांग की तरह था। वो दफ्तर के दरवाजे के बाहर बिना हिले डुले कुछ देर खड़ा रहा। नेटेली भी इस बात को भूल चुकी थी कि हुआ क्या था। उसने जो किया था उसका कोई संबंध जीवन की अन्य घटनाओं से नहीं था। वह तो एक तरह से शुक्राने की तरह किया गया काम था। उसके बाद बहुत अच्छा वर्णन है कि मार्कस, मतलब आप, बॉस है उसकी और उसको बुला के अचानक उसको चूम लेती है और फिर उसको कहती है तुम चले जाओ। उसकी तो पूरी दुनिया बदल जाती है। उसने जीवन में आज तक किसी स्त्री ने मार्कस को प्रेम तो कहिए, मतलब जिस जिस लड़की से उसने स्कूल के दिनों में प्रेम किया था, मर्लिन नाम है उसका इसमें, मर्लिन से जिससे उसने प्रेम किया था, उसने इसको प्रेम प्रस्ताव देने पर थप्पड़ मार दिया था और इसे इसकी इसके सूरत को लेकर इसको चिढ़ाया था। चार्ल्स भी जो बॉस है नेटेली का, और जो एक दिन इसको कहता है कि तुम्हारे जैसा बदसूरत आदमी भी को भी उस लड़की ने चुना जिसके पास कुछ नहीं है और मेरे पास क्या नहीं। तो खैर उसको, मतलब उस स्त्री ने थप्पड़ मार दिया था और तब से वो कभी सोचता भी नहीं था कि किसी स्त्री के साथ उसका कुछ संबंध भी हो सकता है, कोई स्त्री उससे प्यार भी कर सकती है। प्यार तो नेटली ने भी नहीं किया, उसने एक चुम्बन ले लिया और ये बहुत परेशान होता है। उस दिन जब वो घर जाता है तो घर के नंबर भूल जाता है, मतलब घर के की का कोड क्या है, कोड वाली चाबी, ताला होता है, तो इसमें कोड क्या है ये कोड भूल जाता है और अपना घर का ताला ही नहीं खोल पाता है। उपन्यास में एक जगह है, देखिए कितना समकालीन है। जब वो अपनी इमारत के पास पहुंचा तो झिझका। हम लोगों को कितनी सारी संख्याओं को याद करने के लिए मजबूर किया जाता है, सेल फोन, इंटरनेट कोड, बैंक कार्ड। इसलिए निश्चित रूप से एक पल ऐसा आता है जब सभी कुछ घुल मिल जाता है। आप अपनी इमारत में घुसने की कोशिश में अपना टेलीफोन नंबर पंच करते हैं। मतलब इतने सारे नंबर हमें याद करने पड़ते हैं। समकालीनता यही है उपन्यास में। एक जिस तरह से डिजिटल हम होते जा रहे हैं, जिस तरह से मशीनी होते जा रहे हैं, पूरा जीवन हमारा मशीनी होता जा रहा है, उसके बीच में मानवीय संवेदनाएं, प्रेम जैसी कोमल संवेदनाएं कहाँ बची हैं? ये उपन्यास इसी के बारे में। मार्केस उसके बाद अगले दिन, एक दो दिन बहुत बेचैन घूमता है। नेटली फिर उसको मिलती नहीं है, उसको अपने चैम्बर में नहीं बुलाती है, उसका आमना सामना नहीं करती है। फिर एक दो दिन बाद ये वहाँ पहुँच जाता है उसके पास और उससे पूछता है कि आपने मुझे, उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने उस दिन मुझे क्यों किस किया था। तो नेटली कहती है कि मैं उस समय कोई कुछ और सोच रही थी, किसी और दुनिया में थी और तुम सामने आ गए। मैं आभासी दुनिया में थी, मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या कर रही थी। लेकिन ये कहता है मैं तो वास्तविक था। आप तो भले आभासी दुनिया में थी, आप भले अपने स्वप्न लोक में थी, लेकिन मैं तो वास्तविक था। आपने मेरे साथ किया और मेरे जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर वो कहती है भाई फाइल नंबर 114 के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुम जाओ। और इसकी बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अंत में एक दिन ये जाता है, उसके चैम्बर में घुस जाता है और उसको उस चुम्बन का जवाब दे देता है। तो ये आपने चुम्बन लिया, बिल अकारण लिया, मैं भी अकारण आपका चुम्बन ले लेता, आपको किस कर लेता हूँ, और उसको अकारण किस कर देता है। फिर धीरे धीरे दोनों मिलने लगते हैं। पता चलता है कि भाई मार्केस को भी इसकी तरह पढ़ने का बहुत शौक था। फ्रांसुआ में वो शौक नहीं था, फ्रांसुआ किताबें पढ़ने का वैसा शौकीन नहीं था, लेकिन मार्कस का ये स्वभाव इससे बहुत मिलता है कि वो भी उसकी तरह उपन्यास, ट्यूब में जब वो चलता था तो कोई ना कोई उपन्यास पढ़ता था। और संयोग से
जिस दिन फ्रांसुआ की मृत्यु हुई थी, फ्रांसुआ की दुर्घटना हुई थी, उस दिन जिस लेखक का उपन्यास वो पढ़ रही थी, नेटेली, पता चलता है कि वो वह लेखक, उस लेखक के उस किताब को इसने भी पढ़ रखा है। बहुत अच्छा वर्णन आता है इस उपन्यास में कि जब वो उस किताब को छूती है तो पेज नंबर 321 पे उस किताब में एक बुक मार्क लगा हुआ है। उस बुक मार्क से पहले की जो दुनिया है वो फ्रांसुआ के जीवित रहने की दुनिया, पेज नंबर 321 पे बुक मार्क है। लिखता है लेखक कि पेज नंबर 321 पर फ्रांसुआ की मृत्यु हो गई थी। तो एक दुनिया उस बुक मार्क से पहले की थी और एक दुनिया बुक मार्क के बाद की है, जो मार्केस के साथ मिलने से शुरू होती है। अब ये बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। उसका जो बॉस है वो सोचता है कि आखिर इस आदमी में इतना बदसूरत कुरूप है, दुबला पतला, नूडल की तरह पतले हो। चार्ल्स उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्या है, तुम नूडल की तरह पतले दिखते हो, दुबले पतले हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कहा जा सके कि किसी को प्रभावित कर सकता है। तो वो एक दिन इसको अपने साथ डिनर पे ले जाता है और बात करता है, तो वो पाता है कि ये व्यंग बहुत चुटीले चुटीली बातें करता था। जैसे उसको टिप्स क्रिस्प रोल रोल होता है जो बहुत खाया जाता है, स्वीडन का शायद बहुत पसंदीदा है। तो वो इसको ऑफर करता है, क्रिस्प रोल खाओ। तो कहता है कि मैंने इसीलिए तो मैं स्वीडन छोड़ के फ्रांस आ गया था, क्रिस्प रोल मुझे ना खाना पड़े। तो बहुत उसको लगता है कि अच्छा इसके विट से ये प्रभावित हुई होगी, तो मुझे ये विट मेरे अंदर भी होना चाहिए। फिर उसको लगता है कि कपड़े वपड़े अच्छे अच्छे, इसको फॉलो करने लगता है। लेकिन ये नहीं मानता है। उसको समझाता है कि भाई देखो तुम वो क्या है और तुम क्या हो और तुम्हारी क्या हैसियत है उसके सामने। लेकिन ये नहीं मिलता, वो होता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। धीरे धीरे पूरे दफ्तर में इस बात को लेकर चर्चा होने लगती है कि भाई ये लड़की और वो लड़का कोई मान नहीं सकता है, कब क्या हो जाता है कोई जान नहीं सकता है। कथा एक फिल्म का गाना है, साथ साथ फिल्म का गाना है। तो सब में थी भाई ऐसा क्या था, एक से एक, जिस जिस कंपनी का बॉस जिसका प्रेमी रहा, प्रेमी बनने की कोशिश कर रहा, उसने अपने सबॉर्डिनेट को अपने साथ घूमने के लिए, अपने साथ बातें करने के लिए, अपने साथ नाटक देखने के लिए, अपने साथ शाम रात में डिनर करने के लिए चुन लिया है। प्रेम तब भी नहीं है। और वो बताती है जब डिनर पे ये दोनों जाते हैं कि उसने उसको बचपन में जब एक बार अपने पिताजी के साथ वो अमेरिका, माता पिता के साथ अमेरिका की यात्रा पे गई थी, तो वहाँ उसने एक पेज पेज खाया था। एक पेय होता है जो चॉकलेट से बना, कुछ वहाँ का होता होगा, स्पेशल पेय होता होगा, वो उसने पिया था। वो उसे बहुत अच्छा लगा था, उसको नहीं भूल पाई थी। एक दिन ये उसको पेज की एक बोतल ला के कहीं से देता है और नेटली उसको लेकर अपने पिता के, देखिए कितना अच्छा वर्णन है कि अपने पिता के पास वो जाती है और पिता के साथ दोनों पिता पुत्री मिलकर पेज पीते हुए खुश होते हैं और उन दिनों को याद करने लगते हैं। जो दुर्लभ गुण इसके अंदर नहीं था, वो अतीत में कभी नहीं जाती थी, उस दिन दोनों बाप बेटी उसको पीते हुए अमेरिका के उन दिनों को याद करने लगते हैं जिन दिनों वो अपने पिता के साथ बचपन में अमेरिका गई थी। और उसी समय इसको यह महसूस होता है खुशी, मतलब एक ऐसी खुशी इसने उसको दी थी जो बहुत छोटी खुश चीज़ थी लेकिन बहुत बड़ी खुशी थी। उस खुशी से अपने माता पिता के साथ ये खुश खुश होकर साझा करने गई। उस दिन इसको महसूस होता है कि ये सही व्यक्ति है, यही वो आदमी है जो मुझे और मेरे पूरे परिवार को खुशी दे सकता है। एक दिन दोनों छोड़ देते हैं, मतलब एक दिन ये अपने दफ्तर को छोड़ देती है। उसका बॉस फिर बदमाशी करने लगता है, उसका ट्रांसफ़र, उसका प्रमोशन करके मार्कस का ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है, स्टॉकहोम भेज देता है। कहता है भाई तुम्हारा प्रमोशन हो गया लेकिन तुम्हें स्टॉकहोम जाना पड़ेगा, देखो जीवन में तरक्की करो, आगे बढ़ो, लेकिन अब पेरिस में रहना, फ्रांस में रहना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। जब ये सुनती है तो नेटली भी एक दिन बिना किसी को बताए अपना दफ्तर छोड़ देती है और वो भी स्टॉकहोम जाने से मना करके बॉस को एक घूंसा ही मार देता है, कहता मैं नौकरी छोड़ता हूँ, जाओ क्या करो। वो समझाता है कि अरे ऐसी गलती मत करो, लेकिन वो छोड़ छाड़ के दोनों भाग जाते हैं। फिर दोनों मिलते हैं। फिर वो उसको लेकर अपनी दादी के घर जाती है नेटली, जो गांव में था जहाँ बचपन में मिले थे। पहले वो उसको लेकर फ्रांसुआ के कब्र, उस जगह जाती है जहाँ बचपन बीता था और जहाँ फ्रांसुआ को दफनाया गया था। एक बात कहती है मार्कस से, वो कहती है कि देखो जीवन में जब जिससे मिलना होता है तभी मिलना हो पाता है। मैं और फ्रांसुआ एक ही मोहल्ले में
बचपन में भी रहे। लेकिन हम लोगों की मुलाकात जाके फ्रांस में हुई, जब मैं 20 साल की हो चुकी थी और वो भी मुझसे बड़ा था। तो जिसको जब मिलना होता है तब वो मिलता है। मुझे तुमसे मिलना था, इसलिए तुमसे मुलाकात हुई है। और दोनों, इसके बावजूद भी कि ऊपरी तौर पे दोनों में कोई समानता नहीं थी, दोनों के स्वभाव में, दोनों में का आकर्षण एक दूसरे के प्रति, समर्पण एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा है। उत्कट प्रेम की जैसे एक कहानी जानते बन जाती है। वो नेटली उसको लेकर, मार्कस को लेकर अपने दादी के घर जाती है, जो कस्बे में या गांव में अकेली रहती थी, बहुत वृद्ध हो चुकी थी। दादी कहती हैं कि 1945 के बाद, 1945 के बाद मैं तो किसी बात पे कभी रोई ही नहीं। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी इतनी बड़ी थी कि उसके बाद मुझे कभी किसी बात पे रोना ही नहीं आया। वहाँ जाके पहली बार दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं और एक दूसरे के साथ आनंद बिताते हैं। उसकी दादी भी कहती है कि लड़का बड़ा सच्चा है, मैं तो इसको देखते ही समझ गई थी कि बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तो एक तरह से जैसे मृग मरीचिका भी कह सकते हैं कि के पीछे भागने का और एक सच्चे प्रेम को पाने का ये उपन्यास बहुत नाटकीय, बहुत सारे संदर्भों, ये तो मैंने इसकी कहानी सुनाई है, लेकिन इसके बीच बीच में एक बड़ा लेखक जब उपन्यास एक लिख रहा होता है तो उस समय उसके जीवन में वो जो पढ़ रहा होता है, जो कर रहा होता है, सब उसके उस पुस्तक में झलक जाते हैं। उसके इस उपन्यास में भी वो सारी चीज़ें दिखाई, जैसे सॉकर का स्कोर आ रहा है। मतलब अपने क्राफ्ट में भी उपन्यास बहुत नाटकीय है, बहुत अच्छा है, बहुत एक, हम लोग जब हिंदी में जिसको लोकप्रिय साहित्य कह दी, लोकप्रिय उपन्यास है, मतलब इसके बावजूद जीवन की बहुत गहरी समझ दे जाता है। हम लोग जिसको हिंदी में दुर्भाग्य से लोकप्रिय उपन्यास, लोकप्रिय साहित्य कहते हैं, उसके बारे में हम ये मान के, लिखने वाला भी ये मान के चलता है कि हमें ज़्यादा कुछ गहरी बात नहीं करनी है, पढ़ने वाला भी ये मान कर पढ़ता है कि हमें कुछ गहरी बात नहीं पढ़नी है, हमें मनोरंजन चाहिए। तो मनोरंजन के साथ साथ जीवन को, समकालीन जीवन स्थितियों को, समकालीन परिस्थितियों को, जब आज का युवा अपने ढंग से अपने जीवन को जीना चाहता है, अपने ढंग से अपने लिए सब चीज़ों को हासिल करना चाहता है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से इस उपन्यास की कथा में डाविड फोइंकिनोस ने पिरोया है। और कोटेबल कोट्स, मतलब इस उपन्यास में जीवन को लेकर, प्रेम को लेकर इतने सारे उदाहरण हैं, इतने सारे उदाहरण हैं कि 1 घंटा तो मैं सिर्फ उदाहरण सुनाते हुए रह सकता हूँ। जैसे एक पोलिश दार्शनिक का चिंतन, एक अध्याय है, जैसे इस तरह के अध्याय भी है जो एक लाइन में सब, पोकर का स्कोर क्या था, बॉक्सिंग में क्या हुआ था, इस फिल्म में क्या हुआ था, इस तरह के अध्याय। जैसे अध्याय नंबर 111 है, वो एक पंक्ति है, एक दूसरे पोलिश दार्शनिक का चिंतन, धीरे धीरे मरने का रहस्य केवल मोमबत्ती जानती है। इसी तरह गानों के साथ, फिल्मों के साथ, खेल के साथ, बहुत सारे उपन्यासों की अंतरपाठीयता के साथ, उनकी कहानियों के साथ, उनके किरदारों के साथ ये लेखक खेलते हुए चला जाता है और एक बिना किसी अतिरिक्त दबाव के एक श्रेष्ठ उपन्यास लिख जाता है। वो महान नहीं कह सकता, लेकिन एक जैसा जीवन अभी है आज के युवाओं को, इसीलिए शायद इस पे एक फिल्म भी बनी थी, जो बहुत अच्छी फिल्म, मतलब बहुत चली फिल्म थी। उपन्यास तो बहुत चर्चित हुआ ही, फिल्म भी बहुत चर्चित हुई थी। तो ये नज़ाकत उपन्यास, डेविड फोइंकिनोस के उपन्यास नज़ाकत के बारे में, ये मेरी अपनी कहानी थी। जितना मैंने इसको अनुवाद करते हुए, इसको पढ़ते हुए जितना समझा और जितना इसने मुझे प्रभावित किया, तो अगर आप लोगों को भी मेरे कहने से कुछ प्रभावित लगा हो, प्रभावित करने लायक लगा हो, तो इस उपन्यास को अवश्य पढ़ें। मतलब ऐसा मैं आमतौर पर बहुत कम किताबों के बारे में कहता हूँ, इसे पढ़े नहीं, इसे रखें। मैंने बहुत सारे लोगों को यह किताब भेंट स्वरूप दी है, तो इसको पढ़ें ज़रूर। और लेखकों के लिए भी किस तरह से बहुत बड़ी बात, बहुत साधारण ढंग से, बहुत सहज भाषा में, बहुत सहज किरदारों के साथ भी कही जा सकती है, लेखकों के लिए भी एक कॉपी बुक की तरह एक समझने वाली
किताब की तरह लेखन शैली सीखने वाली किताब है, और पाठकों के लिए तो खैर है ही। हम हमेशा सिर्फ पाठकों के बारे में ही सोचते हैं, लेखकों के बारे में भी सोचना चाहिए। ई बुक भी इसका किंडल पे उपलब्ध है, ई बुक में भी पढ़ सकते हैं। और इसके आगामी किताबों का भी इंतज़ार कीजिए। अंग्रेजी में तो उपलब्ध है, हिंदी में भी राजपाल एंड सन्स से मुझे आज पता चला कि आने वाले समय में आने वाली हैं, उनका भी इंतज़ार कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों में से जितने लोगों ने भी मुझे बहुत धैर्य से सुना, उनको मैं, उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। अनामिका जी, थैंक यू। विवेक मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े। राजपाल एंड सन्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा जौहरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अनुवाद करने का मौका दिया और आज उस किताब पर कुछ कहने का भी मौका दिया। आप सब लोगों का